कभी सोचा है कि हमारे सपनों का आखिर मतलब क्या होता है, या कभी कभी हम ऐसी हरकतें क्यों कर जाते हैं जो हमें खुद ही समझ नहीं आती हैं। आज हम मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। यह एक ऐसी थ्योरी है जो मन के इन्हीं रहस्यों को खोलने का दावा करती है। असल में हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, हमारे हर एक्शन, हर सोच, यहाँ तक कि हमारे सपनों के पीछे की असली ड्राइविंग फोर्स क्या है। बस यही एक सवाल है जिससे साइको एनालिसिस का जन्म हुआ है। मनोविश्लेषणवाद यह साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। सिगमंड फ्रॉइड देखते हो, ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध मानसिक रोगियों के इलाज के दौरान मानसिक व स्नायुविक विकारों पर दिया गया सिद्धांत है। ये सिद्धांत प्लस व्यवहार तब जाके मनोविश्लेषणवाद बनता है। फ्रॉइड ने देखा कि सम्मोहन करके कोई किसी रोगी को हिप्नोटिज्म और स्वच्छंद विचारों के सहचार्य से उसके पुराने दबे हुए अनुभवों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। सिगमंड फ्रॉइड वो इंसान है जिसने हमारे मन को समझने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया। ये बात है 19वीं सदी के आखिर की। वो एक अजीब पहेली से जूझ रहे थे। उनके पास ऐसे मरीज आ रहे थे जिन्हें मेंटल व नर्वस डिसऑर्डर तो थे, पर उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई शारीरिक वजह थी ही नहीं। और बस इसी गुत्थी को सुलझाते सुलझाते उन सिद्धांतों को जन्म दिया जिन्हें आज हम साइको एनालिसिस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। लिबिडो फ्रॉइड के अनुसार यह जीवन की मुख्य प्रेरक शक्ति है। शेषवीय दमित कामावृत्ति शिशु के जन्म से क्रियाशील होती है। ये मानव के समस्त व्यवहार में अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद होती है। ये दमन बचपन से ही शुरू हो जाता है इसका। लिबिडो मतलब कामावृत्ति। फ्रॉइड के हिसाब से यही वो बेसिक एनर्जी है जो हमारे हर काम के पीछे है। भले ही हमें इसका एहसास हो या न हो, यह एक फंडामेंटल लाइफ फोर्स होती है। अब सवाल उठता है, जो ये हमारा अचेत मन है, आखिर वो काम कैसे करता है? इसको समझाने के लिए फ्रॉइड ने क्या किया है, मन का एक मैप बनाया है। उसके 3 हिस्से बताए हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इसको समझते हैं। ये क्या है देखिए, फ्रॉइड का मानना है कि हम सब ईड के साथ पैदा होते हैं। ये मन का जंगली हिस्सा है जिसे बस अपनी बेसिक इच्छाएं पूरी करनी है, वो भी तुरंत। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दुनिया समाज हमें नियम कायदे सिखा देती है। इससे बनता है सुपर ईगो। अब दोनों के बीच में बेचारा जो ईगो है वो फंस जाता है। इसका काम है असल दुनिया और ईड की जिद्दी दुनिया के बीच बैलेंस बनाना। होता क्या है, ईगो और सुपर ईगो मिलकर ईड की बहुत सारी इच्छाओं को दबा देते हैं और यही दबी हुई इच्छाएं हमारे अचेत मन का हिस्सा बन जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम इडिपस कॉम्प्लेक्स को। ये क्या है देखिए, जो इडिपस कॉम्प्लेक्स है ये ग्रीक का एक नायक है। इडिपस ने क्या है, उसने अपने पिता की हत्या कर दी और अपनी मदर से शादी कर ली थी। अब इसको समझ देखो, शिशु की जो कामावृत्ति होती है माता पिता भाई बहन की ओर होती है, पर नैतिक निषेध के कारण फिर उसके बाद दमन और कुंठा। साधारण स्वस्थ जीवन में भी ये दमित वासनाएं बाहर आने का रास्ता खोजती रहती हैं। सुपर ईगो के प्रतिरोध के कारण ये अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट नहीं हो पाती हैं, कपट वेशों में व्यक्त होती हैं, जैसे जागृत और स्वप्न जीवन की भूलें होती हैं। फ्रॉइड के अनुसार ये दमित वासनाएं और कुंठाएं साधारण स्वस्थ जीवन में भी अपने को व्यक्त करने का प्रयास करती रहती है। दमित वासनाओं का परिणाम क्या होता है, ये दमित इच्छाएं रास्ता खोजती रहती हैं। भावनाएं अधिक प्रबल होने पर क्या होता है, मानसिक या स्नायुविक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से रोग है, हिस्टीरिया, खंडित व्यक्तित्व, अपराध की भावना उत्पन्न हो जाती है। यदि ये वासनाएं उदात्त रूप से अव्यक्त हो पाने पर क्या होता है, इसमें कला, साहित्य और धर्म का जन्म हो जाता है। मानव का छोटे से छोटा व्यवहार भी सहप्रयोजन होता है। मानसिक जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल आइडियाज की। यह वो सिद्धांत है जो हमें अचेतन मन की गहराइयों में ले जाता है। अब देखिए, जो फ्रॉइड के आइडियाज थे वे क्रांतिकारी तो थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सबने मान लिए। उनके 2 शिष्य मतलब सहयोगियों ने, एडलर और कार्ल युंग ने उनको चैलेंज किया और उन आइडियाज को और आगे बढ़ाया। फ्रॉइड कहते हैं कि इन सब की ड्राइविंग फोर्स लिबिडो यानी सेक्सुअल एनर्जी है, लेकिन एडलर ने कहा नहीं, असली ड्राइविंग फोर्स है और उनसे उभरकर उनसे बेहतर सिद्ध करने की जिद। फ्रॉइड है जो कामवृत्ति को मतलब लिबिडो को अनावश्यक महत्व दे रहे हैं। मानसिक संयोगों का मूल कारण अहम की मांग और हिंतों को। फिर एंट्री होती है कार्ल युंग की। उन्होंने फ्रॉइड की कामावृत्ति, एडलर की आत्मस्थापन की प्रवृत्ति बेहतर बनाने की और जीवन की सामान्य प्रेरक शक्ति। कार्ल युंग ने एक बीच का रास्ता निकाला। कार्ल युंग ने कहा लिबिडो सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी नहीं है, बल्कि यह हमारी लाइफ की पूरी एनर्जी है। मतलब इसमें फ्रॉइड की बात भी आ गई और एडलर की बेहतर बनने की चाह भी आ गई। युंग ने ही पर्सनैलिटी के
दो टाइप दिए जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, बाहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो शक्ति होती है अपने पर ही केंद्रित होती है और वे ज्यादा भावुक होते हैं और कल्पनाशील होते हैं, एकांत प्रिय और अव्यवहारिक होते हैं, उनको एकांत में रहना पसंद होता है। अब आता है हमारा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं इनकी एनर्जी बाहर की दुनिया की तरफ होती है, ये लोग ज्यादा सोशल, प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटल होते हैं। ये शब्द आजकल हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। तीनों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, फ्राइड बोलते हैं लिबिडो को, कामवृत्ति को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, और एडलर क्या है आत्म स्थापन को, युंग बोले विस्तृत लिबिडो, उन्होंने क्या है लाइफ फोर्स को ऐड कर दिया। फ्राइड का मूल सिद्धांत क्या है, इदम अहम और पराअहम, चेतन और अचेतन मन, और इसमें है हीन भावना। युंग ने कहा है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो व्यक्ति तो बता दिए हमारे, दोनों ने फ्राइड की केवल कामवृत्ति का विरोध किया है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। चलिए अब घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। सवाल अब ये है कि इन सारे आइडियाज ने आखिर आर्ट्स एंड लिटरेचर को कैसे बदला। इसका असर सीधा सीधा हुआ दादावाद और यथार्थवाद, मतलब सीरियलिज्म। इसका सीधा सीधा असर हुआ दादावाद और सीरियलिज्म जैसे आर्ट मूवमेंट का जन्म हो गया। इन आर्टिस्ट ने क्या किया, उन्होंने लॉजिक को साइड में रखा और अपने सपनों को, अपने अचेतन मन की अजीबोगरीब दुनिया को सीधे अपने कैनवास पर उतारना शुरू कर दिया। ये फ्राइड के आइडियाज का डायरेक्ट असर था। इसका असर क्या हो, देखो अंग्रेजी में D.H. लॉरेंस और जेम्स जॉयस, हिंदी साहित्य में क्या हुआ, इलाचंद्र जोशी, जनेंद्र आगे में देखा जा सकता है। परिणाम क्या हुआ, नैतिकता की नई समझ और स्वच्छंद विचारों की नई पीढ़ी का निर्माण हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।